अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। देश के संवैधानिक सबसे बड़ा पद, देश का मुखिया, देश का राजा, देश का सम्राट, जिन्हें अब राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, उनका चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में बड़ा तकनीकी किस्म का चुनाव है। ये सीधे जनता चुनाव नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें सांसद और विधायक वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो इस बार सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी तैयारियां खूब की हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और आज ममता बनर्जी ने 16 दलों को विपक्ष के दिल्ली में इकट्ठा कर इस पर मंत्रणा की है। तो सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है और विपक्ष क्या कर रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, इस पर हम चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, राष्ट्रपति का चुनाव बस हमारे आपके बिल्कुल करीब आ चुका है। जुलाई महीने में राष्ट्रपति पद का भारत में निर्वाचन होना है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में राष्ट्रपति का चुनाव दूसरी तरह से होता है, जनता के द्वारा नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। और ये चुनाव सांसद और विधायकों पर निर्भर करता है। इनके प्रति सांसद, प्रति विधायक वोटों की एक पर्टिकुलर संख्या प्रत्येक राज्य के हिसाब से निर्धारित होती है। किसी राज्य में वो संख्या एक विधायक पर 200 हो सकती है और किसी राज्य में एक विधायक पर वो संख्या 300 भी हो सकती है। ये निर्भर करता है, ये तकनीकी पहलू है। इस तकनीकी पहलू पर न जाकर इस पर समझने की ज़रूरत है कि इस बार भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा। क्या वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दूसरी बार मौका मिलेगा? वैसे भारत के इतिहास में दूसरी बार मौका पाने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके अलावा किसी को मौका नहीं मिला कि वो दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते। तो जाहिर सी बात है कि कोविंद जी को रिटायर होना पड़ेगा। तो अब भारत का राष्ट्रपति अगला कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत में है, उन्हें ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिस प्रकार का काम रामनाथ कोविंद ने किया। बीजेपी के पास विकल्प क्या है? अभी 24 में चुनाव है। ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब मसले भी बहुत ज़्यादा हैं। और पूरा का पूरा साउथ अभी बीजेपी उसको फतह नहीं कर पाई है। साउथ इंडिया बीजेपी को आज भी दर्द देता है। तो क्या अगला राष्ट्रपति साउथ से होगा? क्या अगला राष्ट्रपति कोई महिला होगी? क्या अगला राष्ट्रपति कोई शेड्यूल्ड कास्ट होगा? अगला राष्ट्रपति कोई शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर ओबीसी? क्या महिला होगी राष्ट्रपति अगली? गौर करिएगा। तो बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला नाम देती है। अब जैसे रामनाथ कोविंद जी को देख लीजिए, 2014 में उनको जालौन से बीजेपी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वक्त बदला। समय देखिए क्या हो, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। समय किसे कहते हैं? समय से बलवान कोई नहीं है। समय बदला और 2017 में वही रामनाथ कोविंद, जिनको 2014 में टिकट नहीं मिला था लोकसभा का जालौन से, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। यह है वक्त, और वक्त से शक्तिशाली कोई नहीं है। रामनाथ कोविंद का वक्त था और राष्ट्रपति बन गए। अब अगला वक्त किसका है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के पास 50% से कम वोट हैं, जो एनडीए घटक है बीजेपी का। पूरे देश भर में अगर आप देखें तो इनके पास 50% से कम का मार्जिन है। यानी अपोजिशन अगर इकट्ठा होकर एक बाड़े में आ गया तो एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट को वो हरा सकता है, डिफीट दे सकता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ अपोजिशन के दल एनडीए की तरफ वोटिंग में चले गए तो फिर एनडीए जीत जाएगी आराम से। लेकिन बीजेपी हो, ये एनडीए या यूपीए, ये कलह नहीं चाहते, सुलह चाहते हैं। इसलिए राजनाथ सिंह जैसे समझदारी वाले नेताओं को, जिनके विपक्ष में भी सम्मान है, और जेपी नड्डा, इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि अपोजिशन के लीडर से बात करें। तो इन्होंने कंसल्टेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने आज 16 दलों को एक मंच के नीचे इकट्ठा किया। ये कम बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात है। एक क्षेत्रीय नेता जिसकी सिर्फ एक राज्य में सरकार हो, उस नेता ने 16 दलों को अपने बैनर तले, अपने मंच के तले दिल्ली में दम ठोक के इकट्ठा कर लिया। बहुत बड़ी बात है। जो काम बड़े दिग्गज अपोजिशन के लीडर नहीं कर पाए, ममता बनर्जी ने अकेले करके दिखा दिया। और एक दो नहीं, 16 बड़े दल जिनके पास तकरीबन 40% वोट हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया।
और अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और अगर ममता बनर्जी का अभियान सफल रहा तो जो आज नहीं आए थे उनकी मीटिंग में वो भी आएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो, और चाहे वो अकाली दल हो, या फिर अन्य पार्टियां, या फिर YRS पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी। और इसमें एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि इन दिनों नॉर्थ इंडिया और पूरे देश को फतह करने का जज्बा पाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR, वो भी नहीं आए। हालांकि वो गैर भाजपा मोर्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आज की मीटिंग में क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने ही तो सबसे पहले बीजेपी के विरोध का झंडा उठाया था। लेकिन आज जब सारे विपक्षी दल एक हुए तो KCR साहब वहाँ पर नहीं दिखे, जगन रेड्डी भी नहीं दिखे। देखिए, साउथ वालों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होती है और इधर वालों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग। वो परमुटेशन कम्बिनेशन बनाकर राजनीति करता है साउथ वाला, और इधर वाला इमोशनल होकर पॉलिटिक्स करता है, इसलिए उधर वाला ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, इधर वाला कई बार मुंह के बल गिरता है। लेकिन शरद पवार, जो इनको आज मीटिंग में भी बुलाया गया था, उन्होंने मीटिंग खत्म होते एक ट्वीट किया और ममता बनर्जी के अभियान की थोड़ी हवा निकाली। पवार ने शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए कंसीडर किया एक उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया विपक्ष का प्रत्याशी बनने से, विनम्रता के साथ मना कर दिया, उन्होंने ना कह दिया। तो अब विपक्ष के सामने मुश्किल ये है कि इकट्ठे तो हो गए हो, योद्धा नहीं मिल रहा, सेनापति नहीं मिल रहा, कि आपकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। अब उसकी तलाश शायद अगले चरण में होगी। लेकिन बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले, खोलना पड़ेगा जल्दी ही, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है और इसमें आप बहुत दिनों तक चीज़ों को ढका छिपा कर नहीं रख सकते हैं। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में बड़ा अपोजिशन का दल है, वो भी आज ममता बनर्जी के साथ सम्मिलित हुए। मैं चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट सुने। आज की परिचर्चा बहुत गंभीर और बेहद दिलचस्प है। देखिए, आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुफ्ती जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। ममता बनर्जी ने ली, सीनियर नेता है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी और सीनियर नेता शरद पवार जी बैठक में शामिल हैं। हमने बातचीत अपना पक्ष रखा है और विस्तृत हमें बातचीत अपने पार्टियों में करनी पड़ेगी और सहमति बनेगी। सबने आग्रह शरद पवार जी से किया है और दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बैठक में भी शरद पवार जी को फिर आग्रह किया गया है। हाँ, अगर बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की चीफ को दिल्ली को काउंटर करना है तो उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे उद्धव ठाकरे को मनाना पड़ेगा, स्टालिन को मनाना पड़ेगा, जगन रेड्डी को अपने पाले में लाना पड़ेगा, KCR अलग ही हवा बहा रहे हैं, उनको लाना पड़ेगा, नवीन पटनायक को साथ लाना पड़ेगा, हेमंत सोरेन को भी साथ लाना पड़ेगा। मसले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 16 दलों को तो इकट्ठा करके मैडम ने अपनी ताकत दिखा दी। आज बीजेपी, अब हलचल मच गई है बीजेपी में, तो आज पहले राउंड का कंसल्टेशन राजनाथ सिंह ने शुरू किया। अखिलेश यादव को उन्होंने फ़ोन किया था, 2 और विपक्ष के नेताओं को उन्होंने फ़ोन किया था। आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। आज की परिचर्चा में मेरे साथ SN सिंह बीजेपी से हैं, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर AMIM के प्रवक्ता हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, और KP मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। SN सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष राष्ट्रपति के चुनाव में NDA को बहुत करारी टक्कर देने के मूड में है। देखिए ब्रिजेश जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में और सबसे बड़े संवैधानिक पद का चुनाव हो रहा है। एक अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज विपक्ष के लोगों ने जो बैठक की, जो खबर आपके चैनल के माध्यम से आ रही है ब्रिजेश जी, वो चाय बनने के पहले ही दूध फट गई, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं तो यही कहूंगा ब्रिजेश जी कि आज एक तरफ दृश्य साफ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आपने बताया कि 49 या 48% मत हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमारी विपक्षी पार्टियां नहीं, वो आपस में भी एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां हैं और मुझे नहीं लगता हो कि कभी एक हो पाएंगी। और कुछ ऐसे लोग जो अभी बीच में खड़े हैं, जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कहां जाना है और अंधेरे और उजाले में चुनना होगा,
निश्चित तौर पे ब्रिजेश जी, कोई भी उजाले को चुनेगा, अंधेरे को कोई क्यों चुनना चाहेगा। तो मैं तो यही मान के चलता हूं कि इस लेकिन बार का अगर ये चुनाव बड़ा इकट्ठे हो रोचक गए होगा। तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। लेकिन ब्रिजेश जी, आप जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टियों का अपना एक सिद्धांत होता है, और पूरब की जो राजनीति वो पश्चिम से मेल नहीं खाती है, और पश्चिम से की उत्तर दक्षिण से मेल नहीं खाती है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस रहेगी तो हम नहीं आएंगे, और बिना कांग्रेस के इनकी खिचड़ी पकड़ी नहीं है। ब्रिजेश जी, पर मल्लिकार्जुन आप तो बड़े खड़गे गए पत्र- थे, कांग्रेस को तो आना ही पड़ेगा इनके साथ, मजबूरी है इनकी। दूसरे लोगों ने ब्रिजेश जी कहा कि कांग्रेस अगर रहेगी तो हम नहीं आएंगे। तो निश्चित तौर पे अगर कोई एक नहीं आएगा, और हमारी जो जादुई आंकड़ा है एक अच्छे संख्या के रूप में हम हैं, पर आप तो 50% के पार नहीं है, ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सर आपको एनडीए कंसल्टेशन करना पड़ेगा। 49% है, कोई 12% है, कोई 9% है, कोई 13% है, कोई 7, कोई 2, इस तरह से करके मुझे नहीं लगता है ब्रिजेश जी, यह पूरे दुनिया में इस तरह से है। जो राजनीतिक पार्टियां, उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं। और आज की जो बैठक थी ब्रिजेश जी, आप देखे होंगे, आपके चैनल के रिपोर्टर भी वहां से जो लाइव कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि ये बैठक आज को लेकर कम, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कम, और 2024 को लेकर ज्यादा थी। तो जब इस तरह की बैठक अभी से करने लगे हैं, तो सबको लगेगा कि अगला प्रधानमंत्री, अगला जो विपक्ष का नेता मैं ही चुना जाऊं। इस नाते भी ये खिचड़ी नहीं पकेगी, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार मैं राष्ट्रपति कांग्रेस लिए के होगा, प्रवक्ता वही कृष्णकांत चुना पांडे जाएगा। जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। आज विपक्ष की एक साझा बैठक हुई, यह सहमति बनाने की कोशिश हुई कि शरद पवार चुनाव लड़ें, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा, विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, कहा मैं नहीं लड़ूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये प्रसन्न हो रही है कि विपक्ष में एकता नहीं है तो उसे प्रसन्न होना भी चाहिए। उसकी यही प्रसन्नता हमारे लिए प्रसन्नता का, विशेष प्रसन्नता का कारण बनेगा। 22 दलों के लगभग लोग एक साथ आज एकत्रित हुए। आप बीजेड, अकाली दल, टीआरएस, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन निश्चित है कि आने वाले समय में ये लोग भी आएंगे। दो छतरी है इस समय पूरे देश के अंदर। एक छतरी वो है जिसके अंदर जो राष्ट्रहित की भावना है, जो देश को आगे ले जाना चाहता है, वो है विपक्ष की छतरी, जिसके साथ आपको जिसको भी आना है उस राष्ट्रहित के लिए उसको आना पड़ेगा। और जो लोग आज बनाए हुए संपत्ति को, देश को बिक्री करने के साथ, बेचने के साथ खड़े हुए हैं, जो चीन के आए थे सैनिक, नहीं आए थे, जो विदेश नीति के भी स्थिति में देश को कहीं न कहीं खड़ा कर दे रहे हैं, जिससे देश की स्थिति संदेहास्पद कर रहे हैं, आज अगर उस छतरी के नीचे जो एक क्वेश्चन मार्क अगर जिसको खड़ा होना होगा वो जाएगा। हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम जानते हैं बट क्रेडिट गोज टू ममता बनर्जी। ये क्रेडिट उनको गया है कि विपक्ष के 16 दलों को, पांडे जी, विपक्ष के 16 दलों को ममता बनर्जी इकट्ठा की, कांग्रेस ने इकट्ठा नहीं किया। ममता बनर्जी भी विपक्ष की ही नेता है, वो कोई सत्ता पक्ष की नेता नहीं है। और कांग्रेस जिस तरह से तमाम मुद्दों को उठा के, अगर आज देश में आप भी अगर अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे, हो सकता है चैनल पे न कह सके एक पत्रकार की हैसियत से, तो आज इस देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी इनके कुरीतियां हैं, जिसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो केवल और केवल इस देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जी चीन का मुद्दा पांडे जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं उधार की हैसियत वाला पत्रकार नहीं हूं, भी मामले हो, मैं खरे सौदे वाला पत्रकार हूं। नहीं, मैं जानता हूं, मेरी हैसियत उधार वाली नहीं हो है। सकता है कहीं आपके मैं उधार का पत्रकार नहीं हूं, करने में मैं किसी की खरे सौदे वाला पत्रकार हूं। नहीं, मैं इस बात को और जानता सौदा खरा खरा मैं जानता हूं, लेकिन आज देश में अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लड़ते नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में सारे मुद्दों को उठाने का आज जो राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतिफल अगर कहा जाए, अगर आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, तो हम ऐसे पता नहीं कितने भुगत चुके हैं अंग्रेजों के शासनकाल में। और ऐसे भी अगर विपक्ष की भूमिका में अगर ममता बनर्जी जी ने अगर विपक्ष की मीटिंग बुलाई तो भी हमारी बहन है, हमारी साथी है। अगर वो अभी तो प्रत्याशी आप देंगे या प्रत्याशी ममता बनर्जी तय करेंगी? कुछ डिसाइड हुआ आप लोगों के बीच? आगे भी जाएंगे।
नहीं, यह तय होगा। तय तो हमारे सारे साथी मिलकर करेंगे, कोई एक नहीं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। यह तो रोहित तय है। अग्रवाल मेरे साथ शरद मौजूद पवार जी के हैं, नाम की समाजवादी चर्चा पार्टी आप- के लार्जेस्ट अलाई राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो प्रत्याशी ममता बनर्जी का होगा और आप लोग उनके सपोर्टर होंगे पक्का? आपके नेता भी मुझे दिखे थे वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल ब्रिजेश जी, हमारे नेता भी संपूर्ण विपक्ष के साथ हैं, संपूर्ण विपक्ष की आवाज़ के साथ हैं। आज जिस तरीके की दम्भ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि ये अजय है, अमर है, उस नैरेटिव को तोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जनता भी ये समझने को बेताब है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सच में अजय अमर हो चुकी है जिसको अब कोई नहीं हरा सकता। तो ये जो इनका दम्भ है उसको तोड़ने के लिए विपक्ष अपनी ताकत दिखा के इनको कहीं ना कहीं ये समझाना चाहता है कि अग्रवाल जी, आपने ताकत दिखाई, बहुत अच्छी बात, 16 दल इकट्ठे हुए, पर जिस पे दांव लगाया उसी ने शाम को मना कर दिया। ये थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो गया। नहीं ठीक है, एम्बैरेसमेंट हो गया। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए ये तो कैंडिडेट के चुनाव का एक प्रतिक्रिया है कि मतलब ठीक है, किसी को प्रपोज किया गया, अगर वो व्यक्ति अभी उससे बात होगी, हो सकता है वो मान जाएं, वो एक सीनियर लीडर हैं, हो सकता है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि जो थोड़ा कठिन चुनाव होता है तो उसमें बड़े लीडर्स जाने से बचते हैं, जो सच्चाई है। अब जैसे मैंने आज देखा कि आज बड़े बड़े लीडर्स नहीं आए, जैसे उद्धव ठाकरे नहीं आए, केरल के मुख्यमंत्री नहीं आए, जगन रेड्डी नहीं आए, केसीआर नहीं आए, बीजू जनता दल वाले नवीन पटनायक नहीं आए, हेमंत सोरेन नहीं आए, और प्रीतपाल के जी के पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नहीं आए, भगवंत मान भी नहीं आए। देखिए ब्रिजेश जी, आपको पता तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या है, और स्टालिन भी नहीं आया। देखिए इंपॉर्टेंट नाम में भूल रहा था। नहीं देखिए, एक छतरी के नीचे संपूर्ण विपक्ष का आना एक कठिन केमिस्ट्री है, जिस केमिस्ट्री के लिए आज शुरुआत हुई है। आज पहली मीटिंग थी राष्ट्रपति चुनाव को लेके, तो अभी जब शुरुआत हुई है तो जब बाकी लोग भी देखते हैं कि हाँ ये इकट्ठा हो रहे हैं और एक बड़ा जो केक का पीस है वो अगर इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल अलग है और उनकी राजनीति का अंदाज बिल्कुल अलग है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। साउथ वाले दिल्ली से जल्दी लड़ते नहीं है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी। देखिए साउथ वाला अपना ठीक करके आगे निकल लेता है। देखिए साउथ वालों को भी तो जवाब तो देना पड़ेगा अपनी जनता को कि भैया वो अगर भारतीय भाई तो जनता पार्टी केसीआर का क्यों नहीं आए आपकी मीटिंग में? बताओ तो, रोज झंडा उठाए थे कि चलो दिल्ली चलो दिल्ली, यही मैं और आज जब चलने की बारी आई तो आई नहीं। नहीं ब्रिजेश जी, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी जनता को जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आप घोषित तौर पे अगर भाजपा का कहीं ना कहीं मदद करते हैं तो आपको इसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा अपनी जनता को। तो ये जो इस संपूर्ण विपक्ष की एक छतरी बन रही है, क्योंकि उनके पास 48-49% है और संपूर्ण विपक्ष में 51% है, तो वो मजबूत छतरी कहीं ना कहीं क्रिएट करना एक बड़ी केमिस्ट्री है। धन्यवाद। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, MIM के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पवन, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप लोग मीटिंग में नहीं गए, आपकी पार्टी MIM की तरफ से कोई नहीं गया, आपको बुलाया नहीं गया या आप गए नहीं? देखिए, हम तुरुप के पत्ते हैं, हम तुरुप के पत्ते हैं। तुरुप हम मौका और समय और परिस्थितियां देखते हैं कि कैसे इस देश की स्थितियां बदल रही हैं, राजनीतिक स्थितियां। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना चेहरा नहीं दिखाया है कि राष्ट्रपति का चेहरा कौन होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना बड़ा दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी तक वो तो चेहरा मौका बड़ा था पवन जी। आज तो मतलब 16 दल इकट्ठे थे। नहीं ठीक है, आने दीजिए, सबको प्रयास करने दीजिए, हम लोग जैसी परिस्थिति बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरा जैसे बब्बर शेर की तरह बनना चाहती है, वो 2% से अभी पीछे रह रही है। कभी जो है जगन मोहन रेड्डी साहब को जो है फुसलाने का काम करते हैं, कभी जो है नवीन पटनायक साहब को। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि बिहार में जो नीतीश साहब हैं वो सबसे रोचक व्यक्ति हैं, क्योंकि 2012 में आपने देखा है कि उनको छोड़ो ना, अपनी बताओ आप किसके साथ? नहीं, हमने कहा ना कि हम समय आज की मीटिंग में न जाके आप तो एनडीए को मदद कर रहे हो, मतलब बीजेपी को मदद ही कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, हम मदद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं गए आज की मीटिंग में? या तो बुलाया नहीं गया? देखिए, हम वही कह रहे हैं ना, हम वो तुरुप के पत्ते हैं जिसको बाद में लोग याद करते हैं। कौन से तुरुप के भैया? आपने अभी और वहाँ के चुनाव में MLC के, राज्यसभा के भी आपने वहाँ कांग्रेस को वोट दिया था। नहीं, अब वही महाराष्ट्र में किसको? फिर भारतीय जनता पार्टी को। आपके विधायकों ने कांग्रेस पे वोट डाला, शिवसेना पे वोट डाला। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस देश में जो शासन करने की जो शक्ति दी गई है, उस शक्ति का वो लोकतांत्रिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमको उनको रोकने के लिए उन लोगों के साथ जाना पड़ा
जिस वजह से जो है भारतीय जनता तो पार्टी अब आप राष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी की टीम के साथ होंगे या फिर एनडीए के साथ होंगे, या तो फिर आप बता रहे हैं कि हम शांति से बैठेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमने कहा ना कि हम अपना जो है सही समय आने पर हम अपनी बात को रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से देखिए बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, सोचिए बंगाल से एक महिला चल के दिल्ली में 16 दल इकट्ठे कर ली, आप रोज बीजेपी के खिलाफ कहते हो ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, आप मीटिंग तक में नहीं गए? नहीं देखिए, मीटिंग में जाना चाहिए था कि नहीं? ये पार्टी का आपका नीतिगत गलत फैसला है। नहीं, पार्टी का नीतिगत फैसला नहीं है, बिल्कुल ही गलत पॉलिटिकली फैसला है, बिल्कुल पॉलिटिकली सही फैसला है। क्योंकि जब तक एक जो है एक अब सामंजस्य तो लोग इसीलिए आपको बी टीम बोलते हैं, आपको बुरा लगता है? नो, बी टीम अगर बोले होते तो हम जो है महाराष्ट्र में जो है, कैसे आप कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में जो है जो राज्यसभा में चुना गया है सदस्य, हम उसको कैसे देते? तो ये आप अगर गलत आकलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है, ये तो बहुत सारा तो इस बात को आप या तो अश्योर कर दो कि जो भी प्रत्याशी होगा बीजेपी के खिलाफ आप उसको वोट करोगे, या तो ये स्टैंड ले लो। नहीं, हमने कहा ना कि हम, या एक स्टैंड ये है कि भाई हम एनडीए के साथ जाएंगे, एक स्टैंड ये है कि हम बहिष्कार करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम निश्चित तौर से नहीं जाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, उन ऑप्शंस का हम सही वक्त आने पर इस्तेमाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रीतपाल सिंह सलूजा जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई प्रीतपाल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं आप? आपके मुख्यमंत्री जी गए नहीं आज, कोई बात है? और जबकि बैठक पड़ोस में थी एकदम, मतलब ऑटो करके भी पहुंचा जा सकता था। ब्रजेश भाई, आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, देखिए पहले तो इसको राजनीतिक तौर पे तो देखना चाहिए। ये देश का हमारा बहुत बड़ा चुनाव है, देश के प्रथम व्यक्ति के लिए अब हम चुनाव करने जा रहे हैं। उसके बाद आज आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसते हुए इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो टूट गया है, और कांग्रेस ये कह रही है कि हम लोग एक हैं। देखिए, देश के चुनाव में जब प्रथम व्यक्ति का चुनाव हो रहा है, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं हो रहा है, ये वो चुनाव हो रहा है जो प्रधानमंत्री को नियुक्ति देता है, प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराता है, देश के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के मुखिया को शपथ ग्रहण कराता है, हमारे राजनयिकों को जो बाहर जाते हैं उनको शपथ ग्रहण कराता है, जो हमारे राज्यपाल हैं उनको नियुक्त करता है। ऐसे क्यों नहीं गए ये मुझे बता दो, वो तो हमें सब पता है। नहीं, संस्थागत दर्शक को भी पता है। संस्थागत आप क्यों नहीं गए? आप मतलब आम आदमी पार्टी आज मीटिंग का बहिष्कार क्यों की? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने कोई बहिष्कार नहीं किया, ना अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा आगे किया है, ना विपक्ष ने अभी कोई चेहरा आगे किया है। हमारा मकसद हमारी पार्टी का ईमानदार चेहरा जो हमारे देश की नीतियों को आगे ले जा सके। राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद माना जाता है। ममता बनर्जी की पहल से आप लोग सहमत हैं या नहीं? नहीं, अभी हम लोग ना किसी के विपक्ष में बैठे हैं, ना किसी के विरोध में बैठे हैं। हम अपने देश की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति का चेहरा जब हमारे सामने आएगा, तब तो रोज कहते हो कि बीजेपी ने ये कर डाला वो कर डाला, आज जब मौका आया एक प्लेटफॉर्म पे आने का तब आप मुंह फुलाए खड़े हो। नहीं, कोई चुनाव तो कि हम नहीं आएंगे इस मंच पे, क्यों भाई? सर्वप्रथम मैंने ब्रिजेश से इसी बात को कहा, ब्रिजेश जी, कि ये जो चेहरा होगा ये देश की नीतियों को आगे बढ़ाने का, हमारे देश की उन्नति के लिए वो प्रथम चेहरा जो हमारे देश का होगा वो हमारे सामने तो पहले आए। पहले भारतीय जनता पार्टी तो चेहरा दे, पहले विपक्ष तो चेहरा लेके आए, फिर हम तय करेंगे। हम तो बहुत छोटी पार्टी, तो आपके पास कोई प्रत्याशी हो तो आप ही बता दो। नहीं, ये तो वो तय करे ना, इसके लिए मीटिंग में क्यों नहीं गए? बहिष्कार क्यों किया? नहीं, दोनों हम लोगों ने बहिष्कार किसी चीज का नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चेहरा देगी, अगर वो उपयुक्त चेहरा होगा हमारे देश के लिए, हम उस ओर भी सोचेंगे। अगर विपक्ष कोई चेहरा ऐसा लाएगी जो देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए अच्छा राष्ट्रपति चेहरा होगा, तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। शरद पवार को कैसे चेहरा है? नहीं, तो शरद पवार जी ने तो अपना हाथ ही खड़े कर, अगर मान लो आपने हाँ कह दिया और उन्होंने हाँ कह दिया तो विचार करेंगे, हमारे शीर्ष नेता उस पर विचार कर सकते हैं। ऑलराइट, केपी मलिक साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। केपी मलिक साहब वो पत्रकार हैं जो लगातार 2 बड़े आर्टिकल उत्तर प्रदेश, ये देश में महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर लिख चुके हैं और कड़ी टक्कर की बात कह रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में आज दिखा तो कड़ी टक्कर, लेकिन आज सेनापति जो अपोजिशन का था, जिस पे दांव लगाया जाना था, उन्होंने शाम होते ही मीटिंग के बाद मना कर दिया। 22 में 16 इकट्ठे हुए। खैर ये भी बड़ी पहल है कि 16 इकट्ठे तो हुए, लेकिन मलिक साहब वो कड़ा टक्कर दिख नहीं रहा है अभी। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ममता बनर्जी एक छतरी के नीचे इतने विपक्षी दलों को लेके आई है। मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं, और मुझे आश्चर्य सिर्फ 2 दलों से है, टीआरएस के चंद्रशेखर राव
और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। इनकी कहीं से कहीं संभावना नहीं थी कि ये मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। हमें संशय था कि नवीन पटनायक शायद आएंगे कि नहीं आएंगे। जगनमोहन रेड्डी ने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि सर विदित है कि भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव और किस तरह का दबाव है। तो माना यह जा रहा था कि जगनमोहन रेड्डी शायद मीटिंग में नहीं आएंगे, उनको पत्र भी नहीं भेजा गया था। लेकिन डिपेंड ये कर रहा था कि वहां पे बीजू जनता दल का क्या रुख रहता है। वो रुख आज कंफर्म हो गया कि वो नहीं आए, तो उन्होंने जता दिया कि वो विपक्ष के साथ नहीं है। दूसरी बात ब्रजेश जी यहाँ पे बहुत बड़ी ये है कि कई जो विपक्षी दल हैं उनका कहना ये है कि आप जिस प्रकार से कांग्रेस को महत्व दे रहे हैं, हमारा विरोध उससे है। अगर कांग्रेस बाहर से समर्थन करे या कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर इस मीटिंग में ना रहे या इस मामले में ना रहे, तो हम साथ में आ सकते हैं। तो इसमें देखिए दूसरा कुछ दलों का ये भी कहना है, जैसे हमारी बात हुई है कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं, उनको कहीं ना कहीं आज की मीटिंग से आभास हो गया है कि ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा था, इसलिए उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। इसके बाद जो है, जो पुराने उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट इनके थे गोपाल कृष्ण गांधी, उनको संपर्क किया गया, उन्होंने भी सोचने के लिए समय मांगा है। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद के नाम को आगे बढ़ाया गया। तो अभी तमाम चर्चाएं हैं। देखिए ब्रजेश जी, जैसे आपने कहा कि कड़ी टक्कर है, हाँ वास्तव में कड़ी टक्कर है, लेकिन विपक्ष को एक साथ लाना मेंढक को तराजू में तोलने वाली बात है। आप भी जानते हैं जिस प्रकार से साउथ वालों का है, मित्र एसएन सिंह, जैसे स्टालिन का एजेंडा अभी क्लियर नहीं है, के चंद्रशेखर राव का एजेंडा क्लियर नहीं है, पिनराई विजयन का एजेंडा क्लियर नहीं है, जगनमोहन रेड्डी अब बटने चुरल है कि इतने मामलात में फंसे हुए हैं कि वो कि दिल्ली के खिलाफ जाएंगे, इसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। हेमंत सोरेन का भी असमंजस में है और अरविंद केजरीवाल ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गहन और विस्तृत अध्ययन कर रही है झारखंड में। और पीछे एक उदाहरण आपने देखा है, एक आईएएस को इतनी बारीकी से पकड़ा गया है। दूसरा अटैक बहुत जल्दी वहां के सीएम पे होने जा रहा है और सीएम को मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। आपने देखा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी को उलझाया हुआ है इन दिनों में। और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भी कि आज देश की लड़ाई, आज के दिन की बात कर रहे हैं वो, कि आज देश की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से मुखर होकर लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अगर 10-10 घंटे ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, अब किस मामले में कर रही है वो अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विपक्ष के लोगों को उलझाया हुआ है और उनकी चगरगिंदी बनाई हुई है, तो इतना आसान नहीं है विपक्ष। पांडे जी एक सेकंड तसल्ली। पांडे जी, डिबेट का पहला राउंड चल रहा है और विपक्ष के हर बड़े नेता पूछताछ की प्रक्रिया से गुजर चुका है, पत्रकार भी गुजर चुके हैं। मैं खुद 5 दिन स्टेटमेंट लिखाया हूँ, दूसरे का क्या कहूँ। राहुल गांधी का तो अभी 3रा दिन है, मैं 5 दिन स्टेटमेंट दिया हूँ, बीरेन जी 3 दिन स्टेटमेंट दिए हैं। ये कौन सी बड़ी बात है ये? हमारा और आपका राउंड हो चुका है। हाँ देखिए, मलिक साहब भी भास्कर वाले, ये भी भुक्तभोगी हैं जी। कंप्लीट करिए मलिक साहब। तो स्वतंत्र जैन जी भी अभी है इसी में। वही कहना चाह रहा हूं कि ये तमाम चीजें हैं। ये प्रीतपाल बच्चे हैं, इनको ले जाओ बस। केजरीवाल हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी, हमारे सत्येंद्र जैन जी जा चुके हैं। देखने के बाद ही अपना डिसीजन लेंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीरेन जी आ गए इस डिबेट में। बीरेन जी बहुत स्वागत आपका। राष्ट्रपति का चुनाव है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है? और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि अखिलेश यादव को राजनाथ सिंह ने फोन किया था, कंसल्ट किया था राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। देखिए, यूपी से सबसे ज़्यादा वोट है, चूँकि राष्ट्रपति के चुनाव में 83,000 से ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश देता है। अखिलेश यादव के पास इस बार विधायक ज़्यादा हैं, सांसद भी हैं, सांसदों का वोट भी ज़्यादा है। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, एक समय गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही थे, रक्षा मंत्री हैं आज। तो यूपी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है देश के राष्ट्रपति के चुनाव में और प्रधानमंत्री के चुनाव में। ये मौका फिर आया है। ये उम्मीद की जा रही है कि शायद रामनाथ कोविंद को दोबारा मौका दे दे सरकार, वो दोबारा उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति मिल जाए, लेकिन ऐसे आसार कम है। एक परंपरा ये थी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति आगे बनाया जाता था, लेकिन क्या वेंकैया नायडू की उम्मीद इस बार पूरी होगी? क्योंकि नाम
दलित के, आदिवासियों के, मुस्लिम नेताओं के चल रहे हैं कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वेंकैया नायडू बड़े नेता रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं, क्लेम तो उनका बनता है, लेकिन सत्ताधारी दल से नाम जो आ रहा है ब्रजेश जी, उसमें नाम आता है द्रौपदी मुर्मू किसी आदिवासी के लिए, और अनसुईया उइके, जुएल उराम और कई सारे नाम आ रहे हैं जो आदिवासी क्षेत्र से हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी बताए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति हो सकते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को भी लोग राष्ट्रपति बना रहे हैं, वो भी दलित हैं जी। यूपी में मायावती के लिए भी कई बार नाम चलता है। राजनाथ सिंह को भी कुछ लोगों ने कहा कि ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अब तो खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उनका नाम तो मान लीजिए चला गया। तो अब आप बात कर रहे हैं कि भाई पूरा बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति कैसे बनाएगी सरकार? जब ईडी और सीबीआई है तो राष्ट्रपति तो बहुमत के साथ बनेगा। सत्ताधारी दल जिस देश में चौथे नंबर की पार्टी रही हो, सरकार बनाती हो राज्य में, वहाँ राष्ट्रपति बनाने में कितना टाइम लगेगा? बीजेपी के पास सब है, साम दाम दंड भेद, और वो राष्ट्रपति अपना बनाएगी। अब ये उसको तय करना है कि राष्ट्रपति किस तरह बनाना है। कांग्रेस जब राष्ट्रपति बनाती थी तो बीजेपी कहती थी कि नौकरानी को, नौकर को राष्ट्रपति बना दिया। ये कैसा बनाएंगे, इस पर सवाल हो सकता है। बनेगा बीजेपी का ही। अब बात आती है कि भाई राष्ट्रपति, जब जिस देश में जनता राष्ट्रपति सीधा चुनाव करती नहीं, उस देश में ब्रजेश जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ये नहीं रह जाता कि राष्ट्रपति वो संवैधानिक प्रमुख हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन असली प्रमुख सरकार है, प्रधानमंत्री होता है भारत जैसे देश में। पावर तो प्रधानमंत्री के पास पावर सारी राष्ट्रपति के नाम का इस्तेमाल होता है, लेकिन सारी एक्सरसाइज तो प्रधानमंत्री करते हैं। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, चूंकि परसों चली आ रही है, वो होता है। आपको एक बार याद बता, किस्सा है, 1977 में 37 लोगों ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया था, उसमें 36 के नामांकन कैंसिल हो गए थे, खाली एक नीलम संजीवा रेड्डी डॉक्टर साहब के वैध हुआ था, और तब तक खाली 10 लोग ही राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक होते थे, 10 सांसद और 10 विधायक। उसके बाद ये गैर जिम्मेदार लोग ये चुनाव ना लड़ें, जैसे काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ थे, वो कोई चुनाव नहीं छोड़ते, हर चुनाव लड़े। ऐसे लोगों को रोकने के लिए कहा गया कि भाई अब 50 सांसद जो होगा वो प्रस्तावक होगा और 50 विधायक और अन्य लोग उसके अनुमोदन करेंगे, जिससे कि फालतू के लोग ये राष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण चुनाव में आके हल्ला न मचाएं। तो ये चीज़ें तो थी। अब बात आती है कि कांग्रेस लड़ रही है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल, वहाँ झारखंड में मामला सेट हो जाएगा। मलिक साहब ने कई सारी बातें बड़ी अच्छी बताई। अब ये बात तो सही है कि विपक्ष एक साथ आने में कतरा रहा है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, किसी की फाइल खुली है, किसी की जेल जाने का डर है, किसी की पूछताछ होने लगेगी। तो ये सब तरीका तो कांग्रेस ने सिखाया लोगों को पहले। आज कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही, लड़ रही, ये बात सही है। राहुल गांधी उस पीढ़ी के नेता हैं जब उन्होंने अतीत नहीं देखा, नहीं जाना कि कांग्रेस ने इस देश में क्या क्या किया और कौन कौन सा हथकंडा सिखाया। भाई अंतर खाली इतना आया कि बीजेपी को इन्होंने 2 हाथ दिखाया था, बीजेपी इनको 10 हाथ दिखा रही, बस इतना आगे बढ़ गई। तो इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष वक्त का है। इस देश की जनता ने जिसको चुना है उसको, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सत्ता आएगी जाएगी, खेल तमाशा चलता रहेगा, लेकिन इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। वो अंतिम नेता थे इस देश में, आज़ाद भारत में, जो इस उच्च कोट के विचार को मानने वाले लोग थे। अब ना ये बात कोई कहता है और ना कोई मानना चाहता है। जब जिस देश में बुलडोजर और हिंदू और मुसलमान से
मामला चल रहा हो, वहाँ 4 साल की मिलिट्री की भर्ती पर कौन बात करेगा। वहाँ पर राहुल गांधी चाहे 3 दिन बैठाए रहें, चाहे 30 दिन बैठाए रह जाएं, चाहे वो जेल चले जाएं, हो सकता है जेल भी जाए राहुल गांधी, वो भी एक नया अनुभव लेंगे। अतीत में बाप दादा के किए धरे का फल बच्चों ने भोगा है, तमाम बार इसमें कोई नई बात नहीं है। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, गांव में इससे अच्छा चुनाव तो गांव का है, प्रधानी का, कि जब प्रधानी के गांव में चुनाव आता है तो कम से कम गरीब दोनों टाइम मुर्गा तो खाता है। यहाँ तो राष्ट्रपति चुनाव में कोई किसी पूछेगा ही नहीं। विधान परिषद एमएलसी होता तब भी कुछ ठीक था। तो यहाँ ब्रजेश जी कुछ मजबूरियाँ हैं। ये देश के संवैधानिक प्रमुख का चुनाव है और मोदी जी चयन करेंगे कि किसको बनाना है, किसकी किस्मत खुलनी है। आपको याद होगा कि जब कोविंद जी यहाँ घूमते थे लखनऊ की सड़कों पर, पार्टी में उनको टिकट तक नहीं मिला था, वो राज्यसभा जाना चाहते थे, फिर उनकी किस्मत खुली, वो राज्यपाल बन गए बिहार के और 2.5 साल में ही वो फिर राष्ट्रपति बना दिए गए भारत के। तो मोदी जी जिसको चाहेंगे उसकी किस्मत खुल जाएगी। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल वह ऊंचाइयां जो महान व्यक्तियों ने पाई हैं वो उनके पास उड़कर नहीं आती हैं। उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, भाग्य का साथ होता है और सबसे बड़ी बात जनता है, जिसको मोदी के नाम पर आज भी कोई परहेज नहीं। लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी को ताकत देते हैं, वो देश में अपने हिसाब से सरकार चलाएं बनाएं। तो राष्ट्रपति भी निश्चित तौर पर बीजेपी और मोदी के हिसाब से बनेगा। बहरहाल सियासत को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक व्यंग्यकार ने लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल ने, कि गिरगिट बैठे सिंहासन पर, गधे लगाते तेल और बीन बजाते बाज महोदय, मगर चलाते रेल, और ये सब देखो कुदरत का खेल। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी आपको सुनाऊंगा कि कोई मुझे बता दे क्या आज ये हो रहा है, और मुंह में छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, और बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, और चढ़ती जवानियों का मैं सिंगार मांगता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चल रही परिचर्चा पर हमने क्यू ऐप पर एक प्रश्न पूछा कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर एकजुट विपक्ष की एकता 2024 तक बनी रहेगी। तो कैलाश पंचाल लिखते हैं कि विपक्षी नेता एकजुट रहेंगे। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि विपक्ष के नेताओं में महान बनने की होड़ लगी हुई है। तो परशुराम दोहरे लिखते हैं कि 2024 तक विपक्ष में एकजुटता बनी रहेगी, क्योंकि सत्ता से दूर विपक्ष अब एकता के बारे में उन्हें समझ आ गया है। मैं सीधे रुख करता हूं एस एन सिंह का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि आपकी जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि विपक्ष में फूट पड़ जाए, यानी आप अकेले दम ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हो? देखिए ब्रिजेश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, और उससे भी ज्यादा स्वतंत्र वीरेंद्र जी हैं, क्योंकि वो पत्रकार हैं। पत्रकार तो मैं भी रहा हूं, लेकिन तर्क सही थी, अपनी बातों को कहता था। वीरेंद्र जी ने तो क्या क्या कहा उसको एक बार सुनेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। कोई बात नहीं। देखिए, अभी चर्चा चल रही थी, उसमें एक भाई ने कहा कि हम तो मौका परस्त हैं, हम तुर्क के पत्ते हैं, हम मौके को देखेंगे और उस तरह से कार्य करेंगे। एक लोगों ने कहा कि कांग्रेस जो है वही एक लड़ाई लड़ रही है, बाकी सारे दल चुपचाप बैठे हैं। मुझे लगता है यही आपसी विभेद है। मौका परस्त कौन है ये तो आप पूरा देश देख रहा है। पवन जी, मैं आपकी बारी में आऊंगा, आप जवाब देना। अपन डिबेट आराम से करते हैं, ये दूसरे चैनल टाइप डिबेट नहीं है, अपन आराम से बात करेंगे, डोंट वरी। पूरा टाइम दूंगा, जवाब करारा देना एस एन सिंह को। यस, गो अहेड सिंह साहब। जी देखिए, तीसरे लोगों ने कहा कि भाई हम तो इस नाते नहीं आए, क्योंकि अभी हम देखेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा कैंडिडेट देगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दें। तो ब्रजेश जी, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। लेकिन जो कांग्रेस की गिरती साख को लेकर आज यहाँ सवाल आपके डिबेट के माध्यम से उठाया गया है, और कई लोग जो कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब को ले लिए हैं, वह भी एक लालच है। और कुछ लोग पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली वाले नहीं चाह रहे कि पश्चिम बंगाल से कोई यहाँ पे आए, यह भी एक कारण मतलब है। आप चाहते हो कि इनमें फूट बनी रहे ताकि आपका काम बनता रहे। भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है, एनडीए एकजुट है। इस नाते ब्रिजेश जी हम चुनाव जीत रहे हैं, और निश्चित तौर पे ब्रिजेश जी चुनाव जीत रहे हैं। ओके, कृष्णकांत पांडे जी, आपकी बारी।
आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं, आप बताइए एसएन सिंह को। पहले मैं श्री केपी मलिक साहब को कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा जो कि आज की तारीख में कांग्रेस लड़ रही है, अगर सही कुछ सब कुछ हो आपका तो आप ये ध्यान दें कि पिछले 8 बरस से कौन लड़ रहा है। चाहे वह कोरोना का मामला हो, चाहे टीकाकरण में हजारों करोड़ रुपया सरकार कमाई कर रही हो, उसके भी मामले में हमने मजबूर किया सरकार को। राष्ट्रपति चुनाव पर बात हो। केपी मलिक साहब आप बहुत सीनियर आदमी, बड़ी आपकी इज्जत करता हूं। अरे छोड़ें आप उनको, आप भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी बताया, वो हमारी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बार बार बता रहे हैं, आपने भी कहा उनसे सही कि आप चाहते हो कि फूट बनी रहे, तो ऐसे ही लोगों के समर्थक हैं, ऐसे लोगों में उनका विश्वास है जो फूट करके हमारे देश में राज किए हैं। तो फूट कराने का उनका अपना मकसद है, लेकिन पूरा विपक्ष जान रहा है कि हमें फूट कब करनी है, कब फूट नहीं करनी है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी विपक्ष में कोई फूट नहीं होगी, क्योंकि देश में एक तरह से आज पूरा देश संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आज जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है, क्योंकि वह संविधान का संरक्षक होता है जो सबको लेकर के देश चले और देश के बारे में सोचे और इन विक्रेताओं के बारे में भी सोचे कि इनको कब तक रहना है, कब तक नहीं रहना है। आज इन सारी स्थितियों को देखते हुए, चाहे वह राष्ट्रपति का चुनाव होगा, चाहे 2024 का चुनाव होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताना चाहता हूं कि कहीं विपक्ष नहीं बिखरेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देश के सारे राज्यों में हम चुनाव लड़ते हैं, निश्चित रूप से कहीं पांडे जी एक बात बताएंगे आप विपक्ष के कई दल कि जो पहल लार्जेस्ट अपोजिशन के नाते कांग्रेस को करनी चाहिए थी, वो पहल पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से चलकर एक नेता को करना पड़ता है। ये आपका काम था जो ममता बनर्जी कर रही है। कांग्रेस पूरे देश को बचाने की पहल कर रही है। कांग्रेस जनता की आवाज बन के पूरे देश के सामने, सरकार के सामने, सरकार को जनहित के मुद्दे पे झुकाने का काम कर रही है। अगर इसमें हमारे किसी एक बहन ने, एक किसी मित्र ने, एक किसी साथी ने अगर ये पहल किया तो क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? ममता बनर्जी जी की यह पहल सराहनीय है, क्या उन्होंने कोई गुनाह कार्य कर दिया? मैंने तो कहा ये काम आपका था, आपने नहीं किया। मैं तो भी कह रहा हूं, अभी आज पहली बैठक हुई है, आज पहली बैठक हुई है। इसके ये बैठक सोनिया गांधी को बुलानी चाहिए थी, करते चले आ रहे हैं, ममता बनर्जी को नहीं। उम्मीदवार के चयन ममता बनर्जी ने ये बैठक बुलाई और 16 इकट्ठा हुए। आज देश, ब्रिजेश जी, आज देश की स्थिति जरा ध्यान दीजिए। ये उस महिला नेता की क्रेडिबिलिटी है कि अपने दम पर कलकत्ता से चलकर दिल्ली आई और 16 दल इकट्ठा करके दिखा दिया। और आज हमारे देश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को किस तरह से केवल जनता की आवाज बुलंद करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तो पूरे कई मुद्दों पर लड़ रहे हैं इस सरकार से, इस अंग्रेजों के राजनीतिक उत्तराधिकारियों से तो हम कई मुद्दों पर। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया आपका। रोहित अग्रवाल, आप मुझे बताइए कि विपक्ष क्या चुनौती देने की स्थिति में है बीजेपी को? परवान चढ़ाया तो कौन सा चुनाव? थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। ब्रिजेश जी, देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि विपक्ष खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की दंभ की राजनीति के खिलाफ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ खड़ा है। तो आज अगर विपक्ष खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो रहा है, तो ये बहुत क्लियर एक पिक्चर सामने आ रही है। और राष्ट्रपति का चुनाव बहुत साफ सुथरा होता है, उसके अंदर ये नहीं है कि साहब हम किधर थे किधर नहीं थे, भटक गए, वो मामला नहीं रहता। या तो आप भाजपा के साथ थे या आप भाजपा के साथ नहीं थे, वो स्थिति आपकी बिल्कुल सामने आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर कट जनता के सामने आ जाएगी। तो जनता के लिए भी आगे आने वाले चुनाव में ये चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा था वहां पे और कौन विपक्ष के साथ सच में जनता के मुद्दे लेके खड़ा हुआ था। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, ये बहुत चीजों को सामने क्लियर करके आपके सामने रख देगा कि देश की कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा का मुखौटा ओढ़ के काम कर रही हैं। मैं डॉक्टर पवन को भी अपडेट कर दूं और आपको भी अपडेट करना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी को तो बुलाया ही नहीं गया था, उनका नाराज होना स्वाभाविक है। ये आप उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार कैसे ओवैसी साहब के साथ कर सकते हैं? क्या वो अपोजिशन नहीं है? क्या वो विरोधी दल नहीं है? देखिए ओवैसी जी की जो स्थिति है, जो स्टैंड्स है, वो क्यों बहुत नहीं ही बुलाया उनको? कंफ्यूजिंग स्टैंड्स है। अभी मुझे अपडेट किया गया कि उनको तो इनवाइट तक नहीं किया आपने। नहीं, वो बेचारे जाते कैसे? मैं तो बेवजह पवन जी से इतना पहले राउंड में पूछ डाला। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए एक स्थिति बहुत क्लियर है कि ओवैसी, मैं अपने सवाल वापस लेता हूँ पवन जी आपसे। ओवैसी इन्होंने तो आपको बुलाया ही नहीं।
ओवैसी साहब का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। जैसे आपने पहले राउंड में पवन जी से पूछा तो उनका हम तो तुरुप का इक्का है साहब, कब निकलेंगे, कब जोकर साबित होंगे और कब हम इक्का साबित होंगे वो देख के करेंगे। तो अब सोचिए इनके प्रवक्ता को खुद ही नहीं पता था कि हमको नहीं बुलाया गया है, तो अब इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड नीतियां क्या होंगी इनकी ओवैसी साहब की। तो ओवैसी साहब के जो स्टैंड्स है वो खुद ही अनक्लियर्ड स्टैंड्स है, उनको खुद ही नहीं पता है कि मुझे भाजपा का कहां पे समर्थन करना है, कहां पे भाजपा का मुखौटा ओढ़ के काम करना है और कहां पे भाजपा के खिलाफ बयान देना है। तो ये जो स्टैंड्स है क्लियर ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेकंड रुको, मुखौटा का क्या मतलब? नहीं, मुखौटा का मतलब बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने नहीं देखा क्या किस तरीके से सारी सीटों पे जमानत जब्त करा के गए, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा के चले गए। पवन ये तो अलग ही भाषा बोल रही, तो मतलब सच्चाई है ये तो पवन जी खुद जानते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं पवन जी। गलत बात, आप राजनीतिक तौर पर अपमानित ना करो। नहीं, रोहित जी को जो है ना राजनीतिक तौर पे क्या जनता भी अब तो समझ 8 विधायक ये मुखौटा ओढ़ के घूमते हैं और एक उधार के राज्यसभा सांसदी और इतना घमंड। नहीं, इनसे ज्यादा ही है मुझे लगता है। नहीं, रोहित जी को बड़ी पार्टी है हमारी, रोहित जी वो बात अलग है कि इनकी तरह हम मदारी की तरह घूम नहीं पाते। आज रोहित हो गया, आप सुनने की भी क्षमता रखो। रोहित जी को ना ही इस देश का इतिहास पता है, ना ही उत्तर प्रदेश का इतिहास पता है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पर किस तरह से समाज का वोट लेकर के जो है लोगों के हक और अधिकार छीने गए हैं। हम ना 2014 में थे, न 2017 में थे, मुसलमानों का सौदा करने वाले नहीं थे। अब मुझे इतिहास बताएंगे। इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी को जो है हराने की जिम्मेदारी इनके पास थी। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मुसलमानों का सौदा करने वाले मुझे इतिहास सिखाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे ना पकड़ो गला, ऐसे नहीं। रोहित गला पकड़ो। 2014 में हम नहीं थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी को रोके। 2017 में हम नहीं थे, 2019 में हम नहीं थे। ये जो बी टीम का जो नारा लगा रहे हैं, बी टीम कौन है? पर ये बताओ कि ये लोग अपोजिशन वाले आज इकट्ठा हुए तो आपको तो बुलाए नहीं, तो बड़ी बेइज्जती है। नहीं, बेइज्जती नहीं है, ये इस देश की सच्चाई है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमको जो है पॉलिटिकल अनटचेबल समझते हैं। ये पॉलिटिकल जो अनटचेबिलिटी है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम ट्रम्प कार्ड हैं। ये हमारे पास घुटनों के बल आएंगे। सब जानते हो क्या है, आपको चिमटे से भी नहीं छूना चाहते, या तो ये आपसे डरते हैं सब। ये डरते भी हैं और घुटनों के बल भी हमारे पास आएंगे और ये कहेंगे कि आप हमारे लिए आप सामने आइए। हमने पहले भी कहा कि फायदे में तो कांग्रेस रही, महाराष्ट्र में आपका घुटना तोड़वा लिया उसने और अब आपको बुलाने नहीं दे रही है। ना, वही हम कह रहे हैं, हम ना एनडीए के साथ है ना भाजपा के साथ है। अब गुस्सा आया है आपको? देखो मौका परस्त कौन है, इन्होंने कर्नाटका में किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की। मौका परस्त कौन है जो एमपी में करते हैं, ये मौका परस्त है। अब देखिएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होंगे, इसमें ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, ये ईडी का इस्तेमाल करेंगे, ये इस देश के सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे। यू आर लकी कि आपके नेता तक ईडी नहीं पहुंची ना। नहीं, हम स्वच्छ हैं, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। हमने कहा कि हम इस देश में संवैधानिक राजनीति करना चाहते हैं। गंदी राजनीति वालों के यहाँ ईडी आती है, ये कहना चाह रहे हैं। 100% आप देख लीजिए ना, जिनके पास देखो ज्यादा ना बोलो वरना आपके नेता झोले का ब्रांड पता चल गया ना, जो झोला पहुंचता है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ईडी इनके पास नहीं पहुंचेगी। आज उनके पास जो झोला जाता है उसका ब्रांड में पता चल जाए, इसलिए ईडी नहीं जाती। रोहित, आप जानबूझ के छेड़ के इनको पॉलिटिकली मतलब परेशान करना। रोहित, आपका आचरण ठीक नहीं है। नहीं, मेरा आचरण बिल्कुल देखिए, मेरा आचरण क्योंकि दर्द होता है मुझे अपनी जनता को देख के। मुझे दर्द होता है जब ओवैसी साहब मुसलमानों के वोट का सौदा करते हैं, जब मुसलमानों का सौदा करते हैं ये, तब मुझे दर्द होता है। मुसलमानों के वोटों का सौदा करने का काम इनकी पार्टी कर रही है। रोहित के पेन किलर दो, इनको बहुत दर्द है। सेकुलरिज्म के नाम पे कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं, ये कट्टरपंथियों का साथ देते हैं खुलेआम। और ये मुसलमानों का नाम ले लेके कट्टरपंथियों का साथ देके उनसे झोला लेके मुसलमानों के वोट को ट्रांसफर कराने का काम करते हैं, मुस्लिम वोट को गुमराह करने का काम करते हैं। लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी ये क्या बात करेंगे? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। दोनों शांत हो जाइए। प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड लेगी भाई, क्लियर करिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड मैंने पूर्व में ही बता दिया आपको। आम आदमी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो देखना चाह रही है कि कौन सा प्रत्याशी। तो आप एनडीए को भी सपोर्ट कर सकते हो? नहीं, हम प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। मान लो प्रत्याशी कोई तगड़ा लाए तो आप चले जाओगे साथ में? ब्रजेश जी, तगड़े की बात नहीं है, हमारे देश की बात है। आम आदमी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मान लो चलो मैं नाम रखता हूँ द्रौपदी मुर्मू का, हम बहुत छोटी पार्टी है।
अरे कोई महत्वपूर्ण छोटी वो नहीं प्रथम भाई साहब, व्यक्ति होगा जो इकलौती हमारे रीजनल सामने पार्टी आएगा है जो चेहरे के दो रूप में। स्टेट में मुख्यमंत्री है जिसके, आप छोटे नहीं हो, नहीं, अब आप बड़े हो गए हो। नहीं ब्रजेश जी, आपके चैनल पे इतना अहंकार दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हम जो चेहरा देंगे वो चेहरा सब पसंद करेंगे। ये वो भूल चुके हैं 2017 में इनके 21 राज्यों में सरकारें थी, 65% वोट पड़े थे, इस बार 49% से थोड़ा अधिक इनके पास है। ये थोड़ा विपक्ष को भी सम्मान दे। देश का विपक्ष जो है वो जनता की आवाज होती है जी। और जो चेहरा आएगा वो चेहरा ही महत्वपूर्ण होगा। आम अब आप आदमी लोग पार्टी छोटे नहीं महत्वपूर्ण रह नहीं गए है। हो। हम नहीं समझते कांग्रेस जैसा या भारतीय इकलौती जनता रीजनल पार्टी पार्टी जैसा है नहीं जिसके हमारे पास पास। 2 राज्यों में सरकार है, तो अब आप छोटे नहीं हो, आप नहीं, हम बड़े लोग हो। अहंकार में नहीं है, हम लोग सम्मान की निगाह से देखते हैं। सेवादार के रूप में हम लोगों ने उसको सर्वजनोद्धार किया उसको। कोई सेवा हम हुआ मुख्यमंत्री करने हैं नहीं मगर आता सेवादार प्रीतपाल हैं। जी। हम ये सब सेवादार हैं, दिल्ली में आदर्शवादिता भी की सेवादारी बातें कर रहे हैं, पंजाब में भी कौन सेवादारी सेवा कर कर रहे रहा हैं। है इस देश में, कैसी बात कर रहे हो आप? आप देखिए, ओके, केपी हम मलिक जनता साहब की मेरे सेवा साथ- कर रहे हैं अरे पंजाब में, ठीक है, जनता सबको को पता है फ्री बिजली कि जब देने जा बोलना रहे हो हैं, तो आदर्शवादी 25,000 बातें बोलो, और नौकरियां जब देने करना जा हो रहे तो हैं, अपने हिसाब से संविदा पे जो व्यवहारिकता वाला 26,000 काम थे करो। उनको कोई सेवा हुआ करने उनको इस बहाल देश में करने नहीं जा आया। रहे हैं। अगर सेवा अपने करने आए हो तो स्वास्थ्य देश इस मंत्री हालत तक को में हम नहीं लोगों ने होता। गिरफ्तार करा दिया। जी, आप क्या धन्यवाद। चाहते हैं बताएं, किस तरह की सेवा हुआ कर- कोई नहीं कर रहा, ये तो कहानी है। ये तो सेवा जनता- करने कोई नहीं ब्रजेश आया जी, इस ये देश में। जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी मैं किस देख तरह लिया हूँ का 25 आचरण साल देश के में, साथ कर रही है। सेवा हुआ कोई नहीं करता। केपी बिल्कुल, मलिक साहब हम सेवादार हैं, हम सेवा के रूप में ठीक जनता बात है, के बिल्कुल सामने करो अपना- सेवा। अपना योगदान अच्छे दे से रहे सेवा हैं। करना, जब कोई कमी देश न रह का जाए। देश का राष्ट्रपति का चेहरा एक अच्छा आ धन्यवाद। जाएगा, चाहे इस पक्ष से आए चाहे उस पक्ष से आए, हम उस पर विचार करेंगे जो देश हित में होगा। केपी जो मलिक चेहरा साहब का देश हित चुनाव में एक तरफा होगा उसके या लिए फिर उसके कुछ साथ जाएंगे। टक्कर की आपको आसार दिख रहे हैं? जी, क्या कहा आपने? नहीं, मैं केपी मलिक साहब से पूछ रहा हूं। ओके, नहीं ब्रजेश जी, चुनाव एक तरफा होगा। जैसे कि अभी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे थे, वो भी भुक्तभोगी हैं। कहीं न कहीं उनके दिल्ली के वित्त मंत्री उसी लड़ाई से जूझ रहे हैं जिससे कांग्रेस जूझ रही है। तो इसलिए इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत होगी मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी आराम से अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाएगी और देश को संवैधानिक पद पे भारतीय जनता पार्टी की पसंद के एक सम्मानित व्यक्ति मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे कि एसएन सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी भी कॉन्फिडेंट है। और आप अगर विपक्षियों की बात करेंगे, जहां छोटे छोटे दलों के विपक्षी दल हैं, 2 विपक्षी दल आपके ही चैनल पे जिस तरह से झगड़ रहे थे, पूरे देश के विपक्ष की आप देख सकते हैं कि उनमें आपस में ही सहमति नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो तो गनीमत है कि टीआरएस और वाईएसआर का कोई नहीं बैठा, वरना यहाँ तो वायलेंस का डर था। अरे नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे? हाँ, नहीं देखिए, टीआरएस और वाईआरएस जो है वो साउथ वाले हैं, वो लड़ते कम हैं। हाँ। और कंक्रीट ज्यादा काम करते हैं। पर आपने भी मलिक साहब, बताया मैं है, बताऊं, मैं अपना और हमें अनुभव भी बताता लगता है हूं। कि वो कंक्रीट ज्यादा करते हैं। नॉर्थ वालों को सीखना चाहिए किससे, साउथ वालों से पॉलिटिक्स ठीक से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं और अपनी शर्तों पे करते हैं। ये फालतू में पता है, अब प्रीतपाल बता रहे हैं सेवा करेंगे। ब्रजेश जी, उसका अरे उदाहरण भैया कौन सेवा कर रहा है, बताओ ना मुझे। अब कह रहे मैं सेवा करूंगा, भाई सेवा ही तो कर रहे हैं सर। नहीं, पंजाब एक ब्रजेश से सेकंड जी, रुक उसका तो बहुत जाओ, 90 दिन मलिक के साहब अंदर की बहुत बारी बड़ा है। बड़ा उदाहरण, उसका अरे बहुत सीनियर बड़ा जर्नलिस्ट हम लोगों ने बोल रहे हैं। अपना स्वास्थ्य मंत्री जो था, जो पकड़ा गया, ठीक है तुरंत भैया, हमने हेलो, उसको गिरफ्तार कराया एक सर। सेकंड रुक जाओ दोस्त, आपकी बात हो गई, मलिक साहब को बोलने दो, इतने बड़े पत्रकार हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं यहाँ बिल्कुल जिक्र सम्मानित करना पत्रकार चाहूंगा, हैं। जो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी सीएम हैं, कांग्रेस ने जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया और उन्होंने जाके एक तरीके से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, वो उदाहरण है। इसी तरह के उदाहरण मुझे उत्तर भारत में कहीं दिखाई नहीं देते कि इस प्रकार से वो रणनीतिक तरीके से चुनाव करें। ज्यादातर अब नेता मैं ये आपको भी जिस कांग्रेसी प्रकार से विपक्ष अभी में अग्रवाल जी ने भी मिलेगा। आप बताया ममता है, बनर्जी को देखो ना, आप शरद पवार को देखो ना, ये सब कहाँ थे? ये सब पुराने कांग्रेसी थे, पुराने छत्रप थे। आसाम में देखिए बहुत सारे स्टेट हैं। अब नहीं पनप पाए कांग्रेस के बरगद के नीचे, तो अपना अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल किला बना लिए, अपना अलग अलग कुनबा बना लिए, और ये अब ताकतवर नेता हैं। जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। इस बेहद दिलचस्प डिबेट का आप सब हिस्सा बने और आप सब ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बहुत बेहतर प्रत्याशी दोनों तरफ से उतारे जाएंगे और उनमें जो सबसे बेहतर होंगे वो देश के संवैधानिक प्रमुख की दायित्व और भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।